नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर वरमाला के बाद दूल्हे के परिवार ने शादी से किया इनकार। दुल्हन पक्ष ने लगाए कई गंभीर आरोप। रामनगरी अयोध्या में 4 दिवसीय रामायण मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। अड़सठवीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। मंडलायुक्त ने शुभंकर तथा ट्रॉफी का किया अनावरण। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दूल्हे और उसके परिवार ने वरमाला होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। वाराणसी में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि हर बेटी का पिता सकते में है। हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे। ऐसा ही सपना गाजीपुर के रहने वाले अजय कुमार जायसवाल ने भी देखा और अपनी पुत्री का विवाह चितईपुर निवासी विशाल जायसवाल से तय किया। अगस्त में उनकी पुत्री और विशाल की एंगेजमेंट हुई और 4 दिसंबर को विवाह की तिथि तय हुई। घर में धूमधाम से शादी की तैयारी की गई। बेटी ने हाथ में विशाल के नाम की मेहंदी लगाई। नियत तिथि पर बारात आई और सभी बारातियों के स्वागत में लग गए। अभी तक तो लगभग सब ठीक चल रहा था, लेकिन वरमाला के बाद जब दुल्हन से दूल्हे ने कार की डिमांड करने लगी तो सभी चकित रह गए। पहले लोगों को लगा कि विशाल मजाक कर रहा है, लेकिन स्टेज पर ही दोनों पक्ष में बात हुई और मामला इतना बिगड़ गया कि विशाल और उसका परिवार वरमाला के बाद वहां से उठकर चला गया। थाना मंडवाडीह क्षेत्र के राजवंश पैलेस में एक विवाह समारोह उस समय हड़कंप में बदल गया जब दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दूल्हे के परिवार ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी अजय कुमार जायसवाल निवासी गाजीपुर ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री की शादी विशाल जायसवाल निवासी चितईपुर वाराणसी के साथ तय हुई थी। विवाह के लिए प्रार्थी ने नगद 12 लाख रुपए और 6.5 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर और सोने के गहने दहेज में दिए, लेकिन विवाह के दौरान वरमाला के बाद दूल्हे और उसके परिवार ने कार की मांग रखी। प्रार्थी का कहना है कि जब उन्होंने कार देने से असमर्थता जताई तो दूल्हा और उसके परिवार ने विवाह तोड़ दिया और जयमाल के बाद स्टेज छोड़कर चले गए। प्रार्थी ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पक्ष ने उनकी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि दहेज में दी गई राशि और उपहार हड़पने के बाद आरोपी पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, लेकिन सुलह का प्रयास असफल रहा। अजय जायसवाल ने मंडवाडीह थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है और अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस घटना ने समाज में दहेज प्रथा और इसके घातक परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या घटना घटी जरा बताएं। जैसे हम लोग जयमाल पे गए थे, लड़का बोला मतलब मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपनी कार के लिए। हम बोले कि आप, मुझे लगा आप मजाक में बोले। तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में। तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। फिर हम लोग वेट भी किए, उनको कॉल भी लगाए 2-3 बार, आए नहीं। बोला मुझे नहीं आना है। 4 बजे तक उनका वेट किए, नहीं आए। जब 112 नंबर फ़ोन किए तो पुलिस लोग आई, थ्रेस पुलिस, तब वो आए। तो बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने फैमिली को छोड़ोगी, मम्मी पापा को छोड़ोगी, कंडीशन रखे तब तुमसे शादी करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है फिर अपने माँ बाप को छोड़ देगा। इंगेजमेंट के टाइम भी था। इंगेजमेंट में ऐसा था उन लोगों को जब भी कॉल करते हैं ना हमेशा डिमांड रहता है उन लोगों का
मतलब ये चाहिए एंगेजमेंट में, मतलब मुझे डायमंड का रिंग चाहिए। मोबाइल से जो बात होती थी उस समय डिमांड करते थे वो। हाँ, उनकी आपको याद बहन नहीं है ना रहती? जो हमेशा शादी लगे मतलब हुए कितने दिन हो गए? अगस्त में मतलब एंगेजमेंट हुई थी और कल शादी थी। तो आप क्या मांग कर रही हैं? क्या बोले, बताएं। इतना बड़ा कदम काहे उठाया? कुछ पूछा नहीं आपने? मतलब उन लोगों का हमेशा डिमांड रहता है। हम लोग भदौरा से आए थे शादी करने के लिए अपनी बेटी का, और कल शादी था राजवंश पैलेस में जो कि DLW परिसर में ही है। तो वहाँ पे सारा चीज़ सही से हो रहा था और जयमाल वगैरह की प्रक्रिया जब हो रही थी तो उसी समय लड़के द्वारा मैंने अनैतिक रूप से मैंने उसको कार का डिमांड किया गया कि कार हमको चाहिए। किससे किया? लड़की से उसको बार बार पिंच किया जा रहा था। तो उसी में बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद जयमाल होने के बाद वो लड़का जयमाल का स्टेज से वापस चला गया और उसके बाद मैंने करीब 4 बजे बाद जब पुलिस आई तब उसके बाद लड़का आया और शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके परिजन कहाँ थे? उसके परिजन भी कोई नहीं थे, बस उनकी बेटी थी। पिताजी बच्चे के साथ साथ परिजन भी उसी समय चले गए? हाँ, परिजन भी चले गए थे। पिताजी चले गए थे, उनकी बेटियां 2 थी, वही सब बातचीत कर रही थी और वही टार्चर कर रही थी। कोई भी मैंने समझौते वाला प्रयास नहीं किया जा रहा था। पहले से कुछ नहीं की बातचीत हुई थी कि नहीं? पहले जो तय था वो उन लोगों को दे दिया गया था। 6.5 लाख रुपए अकाउंट के थ्रू और 12 लाख रुपए कैश दिया गया था और धूमधाम से उसका जो इंगेजमेंट की रस्म हुई थी वो बहुत धूमधाम से की गई थी, जिसका सारा खर्चा हम लोगों ने उठाया गया था। तो ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि ये कंडीशन हो गई? अब हम लोग काफ़ी मनोबल किए कि आप हम लोग अचानक से आपको कहाँ आपकी मांग हम कहाँ से दे पाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। तो लड़के के जो पेरेंट्स थे वो लोगों ने नहीं समझाने? नहीं, वो सब लड़के वो उसी के पक्ष में थे कि नहीं शादी नहीं करनी है। तमाम तरह का एलिगेशन लगाया गया कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारी सेवा नहीं की। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का ये बनारस सीताईपुर का रहने वाला है। और क्या करता है लड़का? लड़के का दुकान है फर्नीचर, ये किचन अप्लायंसेस का दुकान है उसका। क्या नाम है लड़के? लड़के का नाम विशाल कुमार जायसवाल, पिता का नाम अनिल सुरेंद्र कुमार जायसवाल। अभी आप लोगों ने तहरीर दे दिया है? हाँ, तहरीर हम लोगों ने दिया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमारे साथ इंसाफ हो, एक बेटी के साथ इंसाफ हो, हमारी मांग यही है। रामनगरी अयोध्या में 4 दिवसीय रामायण मेले का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत संगीत व आध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। मुख्यमंत्री सुबह अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। हजारों वर्षों से विश्व मानवता का मार्ग अयोध्या ने प्रशस्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तुलसीदास पत्रिका का विमोचन भी किया। हमारे रामायण मेला समिति के ये श्री कमलेश सिंह जी और नागा राम लखन दास जी उसे प्रस्तुत करेंगे और चूंकि मैं उसका संपादक हूं इसलिए मैं भी उनके अड़सठवीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मंडलायुक्त ने शुभंकर तथा ट्रॉफी का अनावरण किया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा वाराणसी में आयोजित हो रही 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल अंडर 14 बालक एवं बालिका वर्ग प्रतियोगिता 2024-25 हेतु शुभंकर तथा ट्रॉफी का अनावरण किया गया। उन्होंने उद्घाटित शुभंकर को यहां की संस्कृति के अनुरूप चुनने हेतु भी डिजाइन करने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश की प्रतियोगिता हेतु वाराणसी को चुना गया है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम काशी के अतिथेय भावना को प्रदर्शित करें तथा आने वाले खिलाड़ियों तथा टीम के सदस्यों को यहां की संस्कृति से भी परिचित कराएं। उन्होंने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलना अपने आप में गर्व की बात है, जिसका खिलाड़ियों को भविष्य में
पढ़ाई व नौकरी के दौरान अतिरिक्त वेटेज लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के विद्यार्थियों का भी हौसला बढ़ाया। बनारस में जा रहा है और क्या तैयारी है? ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो एक बहुत बड़ी देशव्यापी संस्था है, उसी के द्वारा जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। और खुशी की बात यह है कि वाराणसी में नेशनल लेवल की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता SGFI की आयोजित होने जा रही है। 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। 5 दिन का ये आयोजन है। 10 तारीख को हमारा सुबह 10 बजे ही इसमें उद्घाटन सत्र होगा और 14 तारीख को अंतिम दिन 1 बजे इसका समापन सत्र होगा। उसी के शुभंकर और उसकी जो ट्रॉफीज़ होती हैं, आज सभी काशी के गणमान्य लोगों के बीच में, हमारे स्टाफ और जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आज इसका लॉन्च किया गया है। वाराणसी की ही थीम पे धार्मिक और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों को कंबाइन करते हुए एक अच्छा इसका शुभंकर बनाया गया है और वो नंदी का शुभंकर जो आज है वो लॉन्च हुआ है। ये जो प्रतियोगिताएं चलेंगी इसमें सारे स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की टीम्स आएंगी। लगभग 45 टीम्स के 1080 कुल बच्चे यहाँ पे आएंगे, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों प्रकार के होंगे। ये सारे बच्चे अंडर 14 होंगे। बच्चों के साथ ही वहाँ के जितने हमारे कोचेज़ होंगे और मैनेजर्स होंगे, साथ ही टीचर्स होंगे, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे। काशी में उनके आतिथ्य की अच्छी व्यवस्था की जा सके, उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वो जिन भी होटल्स में और गेस्ट हाउसेज में रुकेंगे वहाँ अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही पर्यटन की दृष्टि से वो 5 दिन वाराणसी घूमेंगे उनकी भी अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ड्यूटीज़ लगाई हैं, उसका सारा प्रबंध किया है। जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग के जो सेरेमनीज़ होंगी उसमें भी अच्छी हमारे गेस्ट आ सकें और अच्छे आयोजन किए जा सकें, उसमें भी मुख्य अतिथियों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन जो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे उसमें भी हमारे काशी के सांस्कृतिक जगत के जो जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं परफॉर्मेंस दे सकें और जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनको काशी की संस्कृति से हम लोग रूबरू करा सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोग करा रहे हैं। कुल मिला के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब 10 तारीख को जो कार्यक्रम प्रारंभ होना है वो एक प्रेस्टिजियस वाराणसी को आतिथ्य के लिए कार्यक्रम मिला है। अब पूरा प्रयास है कि हम उसको बहुत ही एक आतिथ्य की भावना से अच्छा आयोजन करवा के दिखाएं, ताकि जितने भी हमारे गेस्ट, खिलाड़ी और कोचेज़ और जनरल मैनेजर्स आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस वाराणसी में अच्छा हो। कितना मेहनत लगा है बच्चों को? देखिए, बच्चे शुरू से लेके अंत तक किसी भी प्रोग्राम की, वो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्यक्रम है तो उसकी जड़ होते हैं वो बच्चे। अगर बच्चे ना रहे हमारे पास, बिल्कुल भी हमारे पास शक्ति हमारे ये बच्चे ही हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार काशी के संस्कृति के लिए लगातार मेहनत भी करते रहते हैं। आप लोग किस तरह से उनका योगदान? देखिए, ये 68वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 है, जिसमें बालक बालिकाएं दोनों प्रतिभाग कर रहे हैं। 40 से अधिक टीमें इसमें राज्य और स्पोर्ट्स कॉलेज और ये बाकी सब मिलाकर आ रहे हैं। इनके रहने, खाने, बाकी चीज़ों की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके आदेश का पालन करके कि किसी भी तरीके से हम राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करने में, SGFI की ये जो स्पर्धा हो रही है इसको आयोजित करने में हम बनारस को सर्वोच्च स्थान पर रखें। आने वाले समय में जो भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित हों उन प्रतियोगिताओं में यह मिसाल दी जाए कि बनारस ने जैसा, काशी ने जैसा आयोजन किया था, आप लोग उससे अच्छा आयोजन करके दिखाइए। कितना आर्टिस्ट बनाए हैं, कितने डिजाइन के बनाए हैं? देखिए, ये शुभंकर तो रंगोली बनाने के लिए बच्चों के अंदर असीम प्रतिभा है। बच्चों को सिर्फ बता दिया जाता है कि बेटा ये बनाना है और बच्चे बनाकर तैयार कर देते हैं। फिलहाल इसमें 8 लड़कियां लगी थी जिन्होंने इस रंगोली को बनाया है। कितने लड़के आए हैं प्रतिभा करने के लिए? हाँ सर, 40 से अधिक टीमें हैं। सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज भी हैं, सारे कॉलेज हैं जो आए हैं। 40 से अधिक टीमें हैं जो बनारस में पहुंच रही हैं। 9 तारीख तक सारी टीमें आ जाएंगी। आज सुबह उत्तर प्रदेश की टीम आई है, उनके रहने की, उनकी सारी व्यवस्था करके, उनको स्टेशन से रिसीव करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाकर और फिर हम लोग आए हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश टीम की लाइजनिंग ऑफिसर हूँ, मैं वहाँ सारी व्यवस्था देख कर आई हूँ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह 2024 के तृतीय दिवस पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें टग ऑफ वॉर, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, शॉटपुट प्रतियोगिताएं भी हुई। सभी बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए उपस्थित दर्शकों से खूब सराहना बटोरी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दिवस के होने वाली प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले बच्चों के नाम विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं जूनियर सीनियर विभाग के समन्वयक द्वारा घोषित किए गए। विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी उत्साहवर्धक उपस्थिति दिखाकर बच्चों में जोश तथा उत्साह के साथ खेलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का सफल संचालन खेल शिक्षक नीलेश यादव के निर्देशन में हुआ। मंच संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल एवं छात्रा नैना एवं सोनाक्षी ने किया। अब नाम बताते हुए जाओ। अगर कलर्स में देखा जाए कलर्स में तो ग्रीन और येलो हाउस, लक्ष्मीबाई हाउस येलो हाउस एंड सरोजिनी नायडू ग्रीन हाउस। अरे बारी बारी आओ बेटा, आप लोग लाइन में रहो। अभी हम लोग कुछ देर बाद इसी के साथ सरोजिनी नायडू की ब्रेक शुरू। साक्षी जो कि लक्ष्मीबाई हाउस में है जाती है, पकड़नी गई है। इसी के साथ 1 पॉइंट शुरुआत हो चुकी है। छाया यादव लक्ष्मीबाई हाउस लीड कर रहा है। ये शुरू हो चुकी है सारे बच्चों का। प्रज्ञा सरोजिनी नायडू हाउस की तरफ से रेड करती हुई, प्रज्ञा को यह ध्यान देना होगा कि साक्षी काफी मजबूत है। इसके अलावा सृष्टि भी, सारी प्लेयर्स। तो टर्नी 2024 का तीसरा दिन है, तो क्या सर खेलकूद का आयोजन हुआ? आज हमारे यहाँ वार्षिक जो खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है, इसका आज तृतीय दिवस है। इसमें लॉन्ग जंप, शॉटपुट और कबड्डी का आयोजन हुआ। साथ में बैडमिंटन का भी खेल खेला गया, जिसमें ब्लू हाउस लॉन्ग जंप में जीती है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल येलो हाउस ने पाया है और कबड्डी में येलो हाउस ने गोल्ड मेडल और रेड हाउस ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और बैडमिंटन के अंदर बैडमिंटन में हमारे यहाँ के बच्चों में रेड हाउस ने गोल्ड मेडल लिया है और ग्रीन हाउस सिल्वर मेडल पर आई है। और शॉट पुट हुआ है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अच्छे खासे अंतराल से एक दूसरे को हराने का प्रयास किया है। सर तभी 2024 का कल आखिरी दिन है, तो कल सर क्या क्या आपके जो है प्रोग्राम होंगे? कल हमारे विद्यालय में आखिरी टूर्नामेंट होगा वॉलीबॉल का, और एक आखिरी टूर्नामेंट है रस्साकस्सी का, जिसे टग ऑफ वॉर कहा जाता है। तत्पश्चात एलुमनी के साथ कुछ एलुमनी लड़कों को भी बुलाया गया है, उनके साथ एक कबड्डी का मैच भी रखा गया है। और सर इवनिंग में भी कुछ होने वाला है शाम से? कल शाम के समय 5 बजे से हमारे यहाँ साइंस का एक शो है, एक ग्रैंड इवेंट है, जिसमें हम BHU ITN से मनोहर कुमार जी को बुला रहे हैं। ये साइंस का शो दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ कुछ अलग तरीके से बना के केमिकल्स का मुख्य रूप से केमिकल का शो है, जिसमें हाथी का दांत बनाना दिखाते हैं और बिना किसी भी टूल्स के बिजली उत्पादन को भी दिखाते हैं। तो इस तरीके की इनके पास कई सारी टेक्निक्स हैं जो केमिकल्स के द्वारा ये दिखाने का प्रयास करते हैं।
नाइट्रोजन गैस वगैरह फॉर्म करके दिखाते हैं ताकि जो आवाज़ बदल जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें बच्चों को अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हमारे गार्जियंस भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मीडिया कर्मी भी रहेंगे। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मीडिया कर्मियों का, जो अपना कीमती समय निकाल के अभी 3 दिन से आ रहे हैं और कल भी आएंगे, अगर प्रयास करेंगे कल भी आने का। 2025 महाकुंभ हेतु एनडीआरएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 2025 महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वाराणसी में एनडीआरएफ के जवानों को भी महाकुंभ को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आज हम लोगों की मंडलायुक्त सभागार में बैठक हुई है। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की महाकुंभ में तैयारी छूटने ना पाए। इस बार का महाकुंभ काफी भव्य तरीके से होने जा रहा है। कमांडेंट ने बताया कि इस बार प्रयागराज मेला और महाकुंभ मेले के लिए 20 टीमें तैनात रहेंगी, जिसमें बहुत बड़ा भाग एनडीआरएफ 11 टीम प्रयागराज के लिए जाएगा। वहां पर जल आपदा से बचने के लिए हमारी टीम तैनात रहेगी। प्रयागराज कुंभ 2025 को लेकर एनडीआरएफ ने काफ़ी समय से अपनी तैयारियों को अंजाम दिया था। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और एनडीआरएफ मुख्यालय के बीच में जो सहमति हुई है, उस सहमति के अनुरूप 20 टीमें प्रयागराज मेला महाकुंभ मेले के लिए तैनात रहेंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा भाग हमारी बटालियन 11 एनडीआरएफ वाराणसी से जाएगा। और वहाँ पे हम जो जल आपदा है उससे बचने के लिए हमारी टीमें तैनात रहेंगी। वहाँ पर जो ढांचे हैं उसमें कोई ढांचा गिरता है या कोई और इस तरीके की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट या इस तरीके से, तो उस तरीके की भी हमारी स्पेशलिस्ट टीम वहाँ रहेंगी। और इसके अलावा जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से निपटने के लिए जो विशेष दस्ता होता है एनडीआरएफ का, वो भी वहाँ तैनात रहेगा। एनडीआरएफ इतनी बड़ी संख्या में एनडीआरएफ वाराणसी से टीमें नहीं जा सकती हैं, तो एनडीआरएफ मुख्यालय से संपर्क किया गया, उनके सहयोग से, उनके दिशा निर्देश में, और स्थानों से भी एनडीआरएफ की टीमें आएंगी। लेकिन सबका समन्वय और जो नोडल अधिकारी हैं वो यही वाहिनी, यही बटालियन रहेगी। और काशी को भी लेकर हम सजग हैं। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज 2025 में स्नान के लिए वहाँ पर आएंगे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा भाग काशी भी आने की संभावना है। उसको दृष्टिगोचर करते हुए आज भी एक मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त के निर्देशन में एक टीम, आज एक मीटिंग हुआ था, उसमें हम सब लोग गए थे। और उसमें भी हम सहयोग और समन्वय के साथ जल पुलिस, एसडीआरएफ और जो और संस्थाएं हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके यहाँ पर हम मुस्तैदी से उस समय में तैनात रहेंगे। 2025 में काशी तमिल संगमम का भी आयोजन होना है, उसके बारे में भी हमें सूचना है, उसके बारे में भी हम वाकिफ़ हैं। और हमारी तैयारियाँ हर तरीके से पूरी हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एनडीआरएफ सदा की भांति आपदा सेवा सदैव सर्वत्र का जो हमारा नारा है, उसके तहत हम हर समय हर तरीके से चुनौती निपटने के लिए तैयार हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर वरमाला के बाद दूल्हे के परिवार ने शादी से किया इनकार। दुल्हन पक्ष ने लगाए कई गंभीर आरोप। रामनगरी अयोध्या में 4 दिवसीय रामायण मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। अड़सठवीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। मंडलायुक्त ने शुभंकर तथा ट्रॉफी का किया अनावरण।
और नवनीता कौर पब्लिक स्कूल में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।